8.1 परिचय। कूर्ग दक्षिण भारत का एक छोटा सा प्रांत है। यह उत्तर और पूर्व में मैसूर राज्य के कन्नड़ भाषी जिलों और दक्षिण और पश्चिम में तमिलनाडु के तमिल भाषी जिलों से घिरा हुआ है। कूर्ग एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र है जहां भारी वर्षा, उफनती नदियां और घने जंगल हैं। कूर्ग का कुल भूमि क्षेत्र 1593 वर्ग मील है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग आरक्षित वनों से आच्छादित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कूर्ग से होकर गुजरती है और इस श्रृंखला के महत्वपूर्ण स्थानों में ब्रह्मगिरी और पुष्पगिरी शामिल है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी सहायक नदी कनके भागमंडला में इसमें मिलती है। बरसात के मौसम के बाद ये नदियां चलने योग्य हो जाती है, लेकिन ये नौवहन या सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के कारण अपने अलगाव के कारण कूर्ग के लोगों ने सदियों से जीवन और संस्कृति का एक अनूठा तरीका विकसित किया है। हालांकि 9वीं शताब्दी में लिंगायत राजाओं ने इस अलगाव का फायदा उठाया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, मुख्यतः क्योंकि कूर्ग चावल की खेती के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद कूर्ग के लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। वे मालाबार बाजार में अपने अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचने के लिए उनके पास गए और बदले में दैनिक आवश्यकताएं प्राप्त की। उन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए मैसूर और विभिन्न हिंदू तीर्थस्थलों और मंदिरों की नियमित यात्राएं भी की। कूर्ग के बारे में शुरुआती लेखक रिक्टर ने इस क्षेत्र के विविध परिदृश्यों का वर्णन किया है। कूर्ग के विभिन्न जिलों में परिदृश्य काफी भिन्न होता है। सोमवारपेट के पास आपको जंगल के पेड़ों के समूहों के साथ मिश्रित ढलान वाले ग्लेड मिलेंगे, जो बेहतरीन यूरोपीय पार्कों से मिलते जुलते हैं। जैसे जैसे आप बेर मेरारा के करीब जाते हैं, पहाड़ियां एक दूसरे के करीब और खड़ी होती जाती हैं, गहरे और जंगली खड्डों के साथ। फ्रेजर पेट की ओर बढ़ते हुए भूमि बिखरी हुई एकांत पहाड़ियों के साथ मैसूर पठार के समतल चरित्र पर ले जाती है। मेरारा के दक्षिण में विराजपेट की दिशा में विशेष रूप से बेपुनाद और कडियटनाद में भूभाग खुला है। जंगल मोटी या लंबी नहीं है और सुंदर कांच जैसी ढलानें व्यापक चावल घाटियों से निकलती हैं। कावेरी और लक्ष्मण तीर्थ के बीच पूर्वी सीमा पर लगभग निर्बाध और घना जंगल है। कूर्ग गांव आंध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु के गांवों से अलग है। यहाँ यह घरों और झोपड़ियों का एक संग्रह है जो खेतों और बगीचों से घिरे हुए हैं। कूर्ग में प्रत्येक कूर्ग परिवार अपनी पैतृक संपत्ति पर रहता है, जिसके आसपास निम्न जाति के नौकर रहते हैं। ये पैतृक घर जटिल लकड़ी के शिल्प कौशल के साथ पर्याप्त पत्थर और मोर्टार संरचनाएं हैं, जिन्हें अक्सर मालाबार के कुशल श्रमिकों द्वारा बनाया जाता है। वे संपन्न नायरों के घरों से मिलते जुलते हैं। ये घर आमतौर पर ऊंचे होते हैं और दीवारों से घिरी संकरी, घुमावदार गलियों से होकर पहुंचा जा सकता है। एक घर में 250 से 300 परिवार के सदस्य रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति में जंगल, चारागाह और चावल उगाने के लिए घाटियां शामिल है। मुख्य भवन के साथ एक किचन गार्डन भी है और पानी की आपूर्ति के लिए एक तालाब या कुआं भी है। पैतृक संपत्ति में ओक का पूर्वज को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसके मंच पर कोबरा के आकार के पत्थर रखे गए हैं। कूर्ग में केवल 2 कस्बे हैं, राजधानी मरकारा, जिसकी आबादी 7112 है, और विराजपेट 4106 निवासियों के साथ। कूर्ग में बोली जाने वाली भाषा कोडगी है, जो एक स्वतंत्र भाषा है जो कन्नड़ और कुछ हद तक मालाबार तट पर बोली जाने वाली भाषा से निकटता से संबंधित है।
लिंगायत राजाओं के अधीन कन्नड़ आधिकारिक और अदालती भाषा हुआ करती थी और आज भी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। कूर्ग के लोग बहुत लंबे समय तक अलगाव में रहे। 9वीं शताब्दी में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और चांगलवा और कोंगलवा राजवंशों के आक्रमणकारियों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। चांगलवास ने बेदनूर में अपनी राजधानी के साथ कूर्ग के उत्तर में कुछ हिस्सों पर शासन किया, जबकि कोंगलवास ने पूर्व में क्षेत्र पर कब्जा किया। 11वीं शताब्दी में दोनों राजवंश मैसूर के शासक गंगा के अधीन हो गए। इन राजवंशों के शासकों ने शुरू में जैन धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में 11वीं शताब्दी में लिंगायत या सिविज्म में बदल गए। गंगा के पतन के बाद योसलास नामक एक नए राजवंश ने पश्चिमी मैसूर में सत्ता हासिल की और चोलों को मैसूर से बाहर निकाल दिया। हालांकि चांगलवों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हुए गंगा और योसलास के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन राजवंशों के बीच कई युद्ध हुए। श्रीनिवास ने बताया कि ये लड़ाइयां महत्वपूर्ण थीं क्योंकि कूर्ग ने चेंगलवासियों के साथ मिलकर मैसूर के आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आखिरी लड़ाई में चांगलवास का शासक मारा गया और योसलास ने उनके हाथियों, घोड़ों और सोने पर कब्जा कर लिया। इस हार के बाद चांगलवास कूर्ग में पीछे हट गए। 1174 में योसलास ने चांगलवास पर हमला करने और उन्हें कूर्ग से बाहर निकालने के लिए बत्तरासा नामक एक सेना जनरल को भेजा। आगामी लड़ाई में बत्तरासा को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंततः वह दुश्मन को हराने में सफल रहा और बालपोर में अपनी राजधानी स्थापित की। कूर्ग के लोगों ने एकजुट होकर बत्तरासा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे दुश्मन को काफी नुकसान हुआ। योसाला राजवंश का शासन तब तक जारी रहा जब तक इसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने चुनौती नहीं दी और पराजित नहीं किया। मुस्लिम शासकों ने उत्तराधिकार विवादों का फायदा उठाया और कूर्ग पर हमला कर दिया, जिसके कारण बेदनूर के राजकुमार को गोरूर ले जाया गया और कैद में रखा गया। बाद में बेदनूर का राजकुमार भाग निकला और कूर्ग लौट आया। कूर्गवासी उसके चारों ओर एकजुट हो गए और 1834 में वीरा राजा ने पूरे कूर्ग पर कब्जा कर लिया। बेदनूर के राजकुमार ने 1809 तक कूर्ग पर शासन किया था, लेकिन उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे उत्तराधिकार का मुद्दा पैदा हो गया। 1811 में मृत राजा के भाई ने सत्ता संभाली और जब 1820 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका 20 वर्षीय बेटा, जिसका नाम चिक्का वीरा राज था, बेदनूर का शासक बन गया। हालांकि वह एक अयोग्य और दमनकारी शासक साबित हुआ। 1834 में लिंगायत राजाओं के शासन का अंत करते हुए अंग्रेजों ने कूर्ग पर कब्जा कर लिया। जैन आक्रमणकारियों के अधीन कूर्ग सरदारों या नायकों का अधिकार कम हो गया था। 2. प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। 3. एक डाक सेवा स्थापित की गई। 4. एक भूमि सर्वेक्षण किया गया और भूमि के स्वरूप का विवरण हुक्मनामा में दर्ज किया गया। व्यभिचार, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों का फैसला राजा द्वारा स्वयं किया जाता था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ संघर्ष ने कूर्ग के लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ाया। चिंतन और क्रिया 8.1 कूर्ग की विरासत के बारे में चर्चा करें। आप इसे किस प्रकार अद्वितीय मानते हैं? चर्चा करें और अपनी नोटबुक में लिखें। शीर्षक MN के अनुसार कूर्ग की अनूठी विरासत। श्रीनिवास। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री MN द्वारा वर्णित कूर्ग की विरासत पर विचार करने और चर्चा करने का काम सौंपा गया है।
श्रीनिवास कूर्ग भारत के कर्नाटक के कोडागु जिले में रहने वाला एक विशिष्ट समुदाय है जो शोधकर्ताओं, विद्वानों और मानवविज्ञानियों के लिए गहन रुचि का विषय रहा है। इस प्रतिबिंब में मैं एम.एन. में गहराई से उतरूंगा। श्रीनिवास की कूर्ग समुदाय में अंतर्दृष्टि और उनकी सांस्कृतिक विरासत के अनूठे पहलुओं का विश्लेषण है जो उन्हें अन्य भारतीय समुदायों से अलग करता है। एम.एन. श्रीनिवास और कूर्ग का उनका अध्ययन। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिन्हें आमतौर पर एम.एन. के नाम से जाना जाता है। श्रीनिवास एक अग्रणी भारतीय समाजशास्त्री थे जो भारतीय समुदायों पर अपने नृवंश विज्ञान अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। 1952 में प्रकाशित उनकी कृति द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीनिवास ने समुदाय और उसके जीवन के तरीके की गहरी समझ हासिल करने के लिए कूर्ग क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया। कूर्ग संस्कृति के अनोखे पहलू। मार्शल परंपराएं। श्रीनिवास द्वारा उजागर कूर्ग संस्कृति के सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक उनकी मार्शल परंपराएं हैं। कूर्ग के पास सैन्य सेवा का एक समृद्ध इतिहास है और उन्हें अक्सर भारत के स्पार्टन्स के रूप में जाना जाता है। उनके मार्शल कौशल और वीरता ने उन्हें पूरे देश में सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। कूर्ग में भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है और यह विरासत समुदाय के लिए बेहद गर्व का स्रोत रही है। उनकी संस्कृति में मार्शल वीरता का महत्व अद्वितीय है और उन्हें कई अन्य भारतीय समुदायों से अलग करता है। कबीले आधारित समाज। कूर्ग कबीले आधारित सामाजिक संरचना का पालन करते हैं जो उनकी संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। श्रीनिवास ने बड़े पैमाने पर कूर्गों के बीच कुलों और वंशों की जटिल प्रणाली का दस्तावेजीकरण किया जो उनके सामाजिक संपर्क, विवाह और विरासत पैटर्न को प्रभावित करता है। कबीले मजबूती से जुड़े हुए हैं और कूर्ग व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा उनके कबीले की संबद्धता से निकटता से जुड़ी हुई है। रिश्तेदारी और गोत्र आधारित संगठन की यह प्रणाली भारत के कई अन्य हिस्सों में प्रचलित जाति व्यवस्था से अलग है। अद्वितीय सांस्कृतिक प्रथाएं। कूर्ग में सांस्कृतिक प्रथाओं और रीतिरिवाजों की एक समृद्ध श्रृंखला है। उनके त्योहार, रीतिरिवाज और धार्मिक मान्यताएं उनकी कृषि और कृषक जीवन शैली से जुड़ी हुई है। उनकी विशिष्ट परंपराओं में फसल उत्सव कुथारी का उत्सव शामिल है जो भव्य दावतों, पारंपरिक नृत्यों और धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित है। कूर्ग के हिंदू धर्म का अनोखा रूप कोडवा राजा के साथ उनकी ऐतिहासिक बातचीत से प्रभावित होकर उन्हें भारत के धार्मिक परिदृश्य में भी अलग करता है। महिलाओं की भूमिका। श्रीनिवास ने देखा कि भारत के कई अन्य हिस्सों की तुलना में कूर्ग की महिलाओं को समाज में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त है। महिलाएं कृषि कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और मातृवंशीय विरासत की प्रथा कूर्ग संस्कृति के लिए अद्वितीय है। यह अधिकांश भारतीय समुदायों में प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विपरीत है। कूर्ग की महिलाएं पारिवारिक मामलों में अपनी बात रखती हैं, जो कुछ अन्य भारतीय समाजों की तुलना में अधिक न्यायसंगत लिंग गतिशीलता को दर्शाता है। पोशाक और पोशाक। कूर्ग पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक पोशाक विशिष्ट है और उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान में योगदान करती है। कूर्ग के पुरुषों को अक्सर उनकी पारंपरिक पोशाक में देखा जाता है, जिसमें कुप्या नामक एक विशिष्ट आवरण और कुप्पासा नामक एक कोट शामिल होता है। कूर्ग की महिलाएं खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, जो अक्सर अनोखे गहनों से सजी होती है। ये पारंपरिक परिधान उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और कूर्ग समुदाय के बाहर शायद ही कभी पाए जाते हैं। भाषा और साहित्य। कूर्ग की अपनी भाषा है
जिसे कोडवा टाक कहा जाता है, जो कर्नाटक की प्रमुख भाषा कन्नड़ से अलग है। उनकी भाषा में एक समृद्ध मौखिक और लिखित परंपरा है, जिसमें लोकगीत, गीत और महाकाव्य कविताएं हैं, जो उनके इतिहास और विरासत का जश्न मनाते हैं। उनकी भाषा और साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण कूर्ग विरासत का एक अभिन्न अंग है। निष्कर्ष। अंत में एम.एन. श्रीनिवास के कूर्ग के अध्ययन से एक अद्वितीय और बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत वाले समुदाय का पता चलता है। कूर्ग की मार्शल परंपराएं, कबीले आधारित समाज, मातृसत्तात्मक विरासत, विशिष्ट धार्मिक प्रथाएं और पारंपरिक पोशाक उन्हें अन्य भारतीय समुदायों से अलग करती है। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो उनके इतिहास और पर्यावरण में गहराई से निहित है, कूर्ग को अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाती है। श्रीनिवास द्वारा वर्णित कूर्ग की विरासत भारतीय समाज की विविधता और जटिलता को दर्शाती है, और यह सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो इस विशाल और विविध देश के हर कोने में पाई जा सकती है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उस समय वीरा राजा सत्ता में थे और उन्होंने मैसूर के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था। हालांकि वीरा राजा का 1809 में निधन हो गया और वे अपने पीछे केवल बेटियां छोड़ गए। इस स्थिति के कारण उत्तराधिकार पर अपरिहार्य विवाद उत्पन्न हो गए। 8.4 भूमि स्वामित्व प्रणाली। कूर्ग में भूमि स्वामित्व प्रणाली कूर्गवासियों के लिए अपनी सैन्य परंपरा को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अनुकूल थी। लिंगायत राजाओं की आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व था। भूमि का मूल्यांकन कूर्ग में सर्वेक्षण और खेती योग्य भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था। इसी तरह का एक सर्वेक्षण लिंग राजा के शासन के दौरान किया गया था और इस समझौते को हुकुमनामा नामक पुस्तक में दर्ज किया गया था। अधिकांश कूर्गों के पास इस सैन्य परंपरा के तहत भूमि थी। शब्द जहमा संस्कृत शब्द जन्म का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ है जन्म। भूमि का स्वामित्व वंशानुगत था, जो पिता से पुत्र के पास जाता था। 1834 के बाद अंग्रेजों ने कूर्ग समाज में कई बदलाव किए। गुलामी को समाप्त कर दिया गया, हालांकि इसका भूमि स्वामित्व वाले कूर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूर्व दास अपना काम चुनने के लिए स्वतंत्र थे। कॉफी के बागान शुरू किए गए, जिससे श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई। दासों ने अपने स्वामियों को इन बागानों में काम करने के लिए छोड़ दिया। चावल के बाद कॉफी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल बन गई और विदेशी बागवान कूर्ग में बस गए। कॉफी बागानों के कारण स्वामी और दासों के बीच संबंध बदल गए। दास अब कूर्ग स्वामियों के प्रति बाध्य नहीं थे। 5. मैसूर और अन्य क्षेत्रों से श्रम का मौसमी प्रवाह बढ़ गया, जिससे कूर्ग एक श्रम बाजार में बदल गया। 6. कॉफी के बागानों से बागान मालिकों को पैसा और मजदूरों को काम मिला। 1941 की जनगणना में कूर्ग में 2 उपविभाग थे। पहले में 41,026 व्यक्ति थे और दूसरे में केवल 666 थे। बाद वाले समूह ने खुद को अम्मा कुदागास या अम्मा कूर्ग कहा, जो कूर्ग समाज का एक अत्यधिक ब्राह्मणीकृत हिस्सा था। माना जाता है कि अम्मा कूर्ग एक कूर्ग व्यक्ति और वायनाड की एक ब्राह्मण लड़की, जो तयिकत तंबीरन की बेटी थी, के वंशज थे। तयिकत तंबीरन ने अपनी बेटी को शादी से पहले युवावस्था में पहुंचने पर अपने घर से निकाल दिया था, जिसे अतीत में एक गंभीर अपराध माना जाता था। अंतिम कूर्ग राजा के शासन के दौरान अम्मा कूर्ग ने कावेरी ब्राह्मण होने का दावा किया था। उन्होंने ऋषि अगस्त्य के ब्राह्मण शिष्य से अपना वंश बताया, जो नदी बनने से पहले कावेरी के पति थे। हाल के दिनों में
दो उपविभाग थे जिन्हें सना कूर्ग और मल्ला कूर्ग के नाम से जाना जाता था। सन्ना कूर्ग शासक लिंगायत और कूर्ग के बीच अंतर्विवाह का परिणाम थे। कूर्ग में 40 से अधिक विभिन्न जनजातियां और जातियां थीं। हालांकि कूर्ग ने विभिन्न समूहों के साथ नियमित बातचीत की, जिनमें शामिल थे ब्राह्मण पुजारी, कानिया या ज्योतिषी, बन्ना ओरेकल, लोहार, बढ़ी, सुनार, धोबी, नाई, पोलिया या खेत नौकर, मेढ़ा। इनमें से प्रत्येक जाति समूह के साथ कूर्ग का एक अलग रिश्ता था। लिंगायत राजाओं के समय में कूर्ग अभिजात वर्ग की स्थिति रखते थे। उन्हें प्रमुख समूह के रूप में देखा जाता था और उन्होंने रीति रिवाजों, शिष्टाचार और यहाँ तक कि स्थानीय भाषा को भी प्रभावित किया। कर्नाटक में किसान जातियों और दक्षिण भारत में गंडास के लोगों ने खुद को कूर्ग के रूप में पेश करने की कोशिश की। कूर्ग अन्य जातियों की तुलना में एक घनिष्ठ समुदाय था। उनके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति थी। वे वैदिक या शास्त्रीय जाति व्यवस्था में क्षत्रियों की तरह नृत्य, प्रतिस्पर्धी खेल, शिकार और युद्ध में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा कि कूर्ग ने वैदिक क्षत्रियों के साथ मूल्यों को साझा किया, जिसके कारण वे खुद को ऐसा मानने लगे। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि कूर्ग वैदिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे या नामकरण समारोह, विवाह या अंत्येष्टि के दौरान वैदिक मंत्रों का पाठ नहीं करते थे। वे गोमांस का सेवन करने से बचते थे, लेकिन अपने आहार में सूअर का मांस और शराब शामिल करते थे। ब्राह्मण, कानिया और बन्ना अनुष्ठान प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण ताला कावेरी, भागमंडला, एलआरपीओ और छोटे मंदिरों में प्रमुख मंदिरों में पुजारी के रूप में काम करते हैं। कूर्ग के लोग एक ब्राह्मण पुजारी के मार्गदर्शन में पवित्र ताला कावेरी स्थान पर अपने पूर्वजों को चावल के गोले चढ़ाते हैं। पुजारी को भुगतान वार्षिक रूप से फसल के दौरान होता है। गांव में प्रत्येक कूर्ग परिवार एक विशिष्ट मात्रा में धान का उत्पादन करता है। ब्राह्मण कई मायनों में अन्य सेवा जातियों के समान है। लोहार और बढ़ी, ये कारीगर खेती के उपकरण और विभिन्न घरेलू सामान बनाते हैं। वे कूर्ग के लोगों के लिए मजबूत घर बनाते हैं। वे अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली अर्थियां और पालकी बनाते हैं। वे विशिष्ट आयोजनों के दौरान पुलियां काटने के लिए हंसिया बनाते हैं। सुनार, सुनार सोने और चांदी के आभूषण बनाते हैं। वे लड़के और लड़कियों दोनों के कान छिदवाते हैं। अतीत में कान छिदवाना एक महत्वपूर्ण दीक्षा संस्कार था। धोबी, धोबी द्वारा धोए गए कपड़े धार्मिक रूप से शुद्ध माने जाते हैं और विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। वे नवविवाहितों को चलने के लिए साफ कपड़े उपलब्ध कराते हैं। वे दुल्हन की सीट की छत को ढकने के लिए कपड़े की आपूर्ति करते हैं। वे गांव के त्योहारों के लिए कपड़े पेश करते हैं। वे जन्म या मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले धार्मिक प्रदूषण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। नाई, नाई द्वारा दाढ़ी बनाने के बाद कूर्ग के लोग धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपनी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अनुष्ठानिक स्नान करना पड़ता है। जन्म और मृत्यु समारोह के दौरान नाई आवश्यक है। अनुष्ठान कार्यक्रमों के दौरान पुरुषों के लिए शेविंग एक आवश्यक तैयारी है। मेढ़ा, मेढ़ा कारीगर है जो बेंत, ईख या बांध से बनी टोकरियां, मछली जाल और कंटेनर जैसी वस्तुएं बनाते हैं। कूर्ग त्योहारों, नृत्यों और शिकार के दौरान उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वे त्योहारों पर टोकरियां और बांस के बर्तन लाते हैं। वे अपना टॉम-टॉम, एक पारंपरिक ड्रम बजाते हैं।
पोलिया। जब उनके पूर्व मालिक का निधन हो जाता है तो पोलिया फार्म नौकर एक विशिष्ट शोक अनुष्ठान का पालन करता है। शोक की अवधि पूरी होने के बाद पोलिया को उपहार दिए जाते हैं। कुर्क शादियों के दौरान पोलिया मशाल पकड़ने की भूमिका निभाता है। कुर्क खेतों पर काम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पोलिया जिम्मेदार है। चिंतन और क्रिया 8.2। क्या श्रीनिवास वर्ण या जाति के बारे में लिख रहे हैं? अपने उत्तर को लिखित एवं चर्चा द्वारा प्रमाणित करें। शीर्षक एम.एन. श्रीनिवास को समझना, वर्ण बनाम जाति। परिचय। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके काम का सबसे विवादित और चर्चित पहलू भारतीय समाज में वर्ण और जाति के बीच अंतर के इर्दगिर्द घूमता है। इस चिंतन और चर्चा में हम एम.एन. श्रीनिवास के लेखन में गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि क्या उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में मुख्य रूप से वर्ण या जाति पर ध्यान केंद्रित किया था। हम तर्क देंगे कि श्रीनिवास का काम वर्ण से अधिक जाति पर जोर देता है और इस परिप्रेक्ष्य के लिए औचित्य प्रदान करता है। वर्ण और जाति को समझना। विश्लेषण में उतरने से पहले भारतीय समाज के संदर्भ में वर्ण और जाति की अवधारणाओं की स्पष्ट समझ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवसाय के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण की एक प्रणाली है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से ऋग्वेद से उत्पन्न हुई है। इस प्रणाली के अनुसार समाज को 4 प्राथमिक वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण को विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वर्ण सैद्धांतिक रूप से व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों पर आधारित है और इसे अधिक आदर्शवादी अवधारणा माना जाता है। जाति, दूसरी ओर, जाति एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो जन्म के आधार पर संचालित होती है। यह कई अंतर्विवाही समूहों से बना है, जिनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक पदानुक्रम में एक विशेष स्थान रखता है। वर्ण व्यवस्था के विपरीत जाति बहुत अधिक जटिल है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित है। जाति पर श्रीनिवास का फोकस। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एम.एन. श्रीनिवास मुख्य रूप से वर्ण या जाति के बारे में लिख रहे थे, हमें उनके कार्यों और समाजशास्त्र में योगदान की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। सामाजिक वास्तविकता के रूप में जाति दक्षिण भारत में, विशेष रूप से रामपुरा गांव में, श्रीनिवास के व्यापक क्षेत्रीय कार्य ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि जाति भारतीय समाज का एक व्यापक और परिभाषित तत्व है। उन्होंने देखा कि जाति ने सामाजिक रिश्तों, अंतःक्रियाओं और पदानुक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज में उन्होंने जाति प्रथाओं, अंतरजातीय संबंधों और ग्रामीण जीवन में जाति की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया है। यह कार्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि जाति सामाजिक तानेबाने में कितनी गहराई तक अंतर्निहित थी और इसे एक सामाजिक वास्तविकता के रूप में बल दिया गया। जातियां और प्रमुख जाति। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में जातियों, उपजातियों की अवधारणा और प्रमुख जाति की अवधारणा पेश की। ये विचार भारतीय समाज में जातिगत गतिशीलता की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख जाति का स्थानीय सत्ता संरचनाओं और सामाजिक पदानुक्रमों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीनिवास का ध्यान जाति व्यवस्था के व्यावहारिक निहितार्थों पर था। संस्कृतिकरण। श्रीनिवास ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके माध्यम से निम्न जाति समूह अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए उच्च जाति समूहों की प्रथाओं और रीति रिवाजों का अनुकरण करते हैं। यह धारणा सीधे तौर पर जाति व्यवस्था से जुड़ी है
और सुझाव देती है कि वर्ण के बजाय जाति सामाजिक पहचान और आकांक्षाओं को आकार देने में प्राथमिक शक्ति है। पश्चिमीकरण और जाति। श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के कारण महत्वपूर्ण बदलाव आने के बाद भी जाति प्रासंगिक बनी हुई है। यह समकालीन भारत में जाति के स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। जाति और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा पर श्रीनिवास का काम जाति पर उनके फोकस को और उजागर करता है। उन्होंने जांच की कि निचली जाति की पृष्ठभूमि के व्यक्ति कैसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्राप्त कर सकते हैं, जो वर्ण आधारित के बजाय मूलतः जाति संबंधित चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्रों में जाति। श्रीनिवास ने अपने शोध का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया, जहां उन्होंने पता लगाया कि कैसे जाति सामाजिक रिश्तों और अवसरों को प्रभावित करती रही है। यह शोध इस विचार को और पुष्ट करता है कि वह मुख्य रूप से जाति की व्यावहारिक अभिव्यक्तियों से चिंतित थे। निष्कर्ष। समाजशास्त्र में एम.एन. श्रीनिवास का कार्य, विशेष रूप से उनका व्यापक क्षेत्रीय कार्य, लेखन और सैद्धांतिक योगदान, यह दर्शाता है कि उनका ध्यान मुख्य रूप से वर्ण के बजाय जाति पर था। जबकि उन्होंने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया, उन्होंने तर्क दिया कि जाति अंतर्विवाही समूहों, सामाजिक पदानुक्रमों और दिन प्रतिदिन के निहितार्थों के जटिल जाल के साथ उन लोगों के जीवन को आकार देने वाला प्रमुख कारक था जिनका उन्होंने अध्ययन किया। अपने अध्ययन में श्रीनिवास ने जातिगत संबंधों की जटिलताओं, जातियों की भूमिका, प्रमुख जातियों के प्रभाव और जाति की गतिशीलता पर आधुनिकीकरण के प्रभावों पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाएं भी पेश की, जिन्होंने व्यक्तियों के जीवन में जाति के महत्व पर और जोर दिया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में जाति की उनकी जांच से पता चला कि विभिन्न संदर्भों में जाति एक प्रमुख सामाजिक श्रेणी बनी हुई है। इसलिए जबकि श्रीनिवास ने वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को एक सैद्धांतिक ढांचे के रूप में स्वीकार किया, उनका काम जाति व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों के व्यावहारिक जीवित अनुभवों में निहित था। इस चिंतन और चर्चा में हमने इस दावे को सही ठहराया है कि एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाज के अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण और टिप्पणियों में मुख्य रूप से जाति के बारे में लिख रहे थे। 8.6 ओक्का। ओक्का कूर्क समाज में मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रणाली पर काम करता है जहां वंश और निवास पुरुष पक्ष पर आधारित होते हैं। पैतृक संपत्ति पर केवल पुरुष सदस्यों का ही अधिकार होता है। इसके अलावा ओक्का की निरंतरता नर संतानों पर निर्भर है। ओक्का में जन्मी महिलाएं शादी के बाद अपनी सदस्यता खो देती है। जो लोग अपने पति के ओक्का में शामिल होते हैं, उन्हें कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हालांकि उनके पास अपने पति के छोटे भाई से शादी करने का विकल्प है, जबकि उनकी जन्मजात या वैवाहिक ओक्का में सदस्यता अभी भी बरकरार है। कूर्क संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं को अलग किया जाता है। बाहरी बरामदा पुरुषों के लिए एक सभा स्थल है, जबकि महिलाएं आमतौर पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए रसोई या आंतरिक कमरों का उपयोग करती हैं। फसल उत्सव और ग्राम देवताओं के उत्सव के दौरान पुरुष गायन और नृत्य में संलग्न होते हैं, जबकि महिलाएं दूर से देखती हैं। कूर्क के लोगों के आदर्श ताकत, युद्ध कौशल, शिकार और बहादुरी के इर्दगिर्द घूमते हैं। एक सम्मानित कार्य बाघ या तेंदुए को मारना है, जो एक आदमी को मंगला समारोह का सम्मान दिलाता है। एक आम कहावत है, पुरुषों को युद्ध के मैदान में और महिलाओं को प्रसव के दौरान मरना चाहिए।
कूर्ग के लोग भूमि की खेती की देखरेख करते हैं, जबकि निचली जातियों के मजदूर खेत के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करते हैं। सेना कूर्ग के लोगों के प्रति एक मजबूत आकर्षण रखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कूर्ग ओक्का की संरचना दक्षिण भारत के संयुक्त परिवारों की तुलना में अधिक मजबूत और अच्छी तरह से परिभाषित है, जिसमें नायरों के मातृवंशीय तारावाद और नंबूद्रियों के पितृवंशीय इलम जैसे कुछ अपवाद हैं। कूर्ग के अन्य क्षेत्रीय समूहों में गाँव और नाद शामिल है। कुल मिलाकर कूर्ग में 35 नाद और कोम्बस है। अनुष्ठान प्रत्येक समाज का एक अभिन्न अंग है और कुछ अनुष्ठान कार्य लगातार दोहराए जाते हैं। इन अनुष्ठानों में व्यक्तिगत कार्य शामिल हो सकते हैं या अधिक जटिल अनुक्रम बन सकते हैं, जिनमें से कुछ कभी-कभी दोहराए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अभिवादन एक व्यक्तिगत अनुष्ठान कार्य है जो सरल या विस्तृत हो सकता है। एक साधारण अभिवादन में 2 बराबर लोग अपने सीने पर हाथ जोड़कर नमस्कार कह सकते हैं। विस्तृत अभिवादन में एक व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूने के लिए नीचे झुक सकता है और कम से कम एक बार अपने हाथों को अपने माथे तक ला सकता है। किसी देवता को सम्मान देते समय कोई व्यक्ति ज़मीन को छूने के लिए झुक सकता है और अपने हाथों को 3 बार अपने माथे तक उठा सकता है। ये विस्तृत अभिवादन एक व्यापक अनुष्ठान परिसर का सिर्फ एक घटक है, जो बदले में मंगला अनुष्ठान का हिस्सा है। बॉक्स 8.1 मंगला और कूर्ग्स। अतीत में मंगला के विभिन्न अर्थ थे, लेकिन अब यह विशेष रूप से विवाह को संदर्भित करता है, जो अपेक्षाकृत हालिया विकास है। ज्योतिषी समारोह के लिए एक शुभ दिन और समय चुनता है। यह आम तौर पर परिवार के घर के केंद्रीय हॉल में होता है, जिसे इस अवसर के लिए ताज़ा रंगा और सजाया जाता है। 5 खंभों वाली एक संरचना स्थापित की गई है, जिसमें एक खंभा दूध निकालने वाले पेड़ से बना है। ढोल वादक और संगीतकार डूडी नामक वाद्ययंत्रों पर पारंपरिक संगीत बजाते हैं। गाए जाने वाले गीत परंपरागत और कुछ हद तक अतिरंजित हैं। यह सब घटना के सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है और मूर्ता समारोह से गुजरने वाले व्यक्ति की बदलती सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के लिए मंगला किया जा रहा है, वह परिवार के घर के केंद्रीय हॉल में 3 पैरों वाले स्टूल पर बैठता है। वे अनुष्ठानिक पवित्रता की स्थिति में हैं। उन्होंने मुंडन कराया है और औपचारिक स्नान किया है और अनुष्ठानिक वस्त्र पहने हैं। व्यक्ति के दोनों ओर 2 दीपक जल रहे हैं और लाल रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक तीसरा स्टूल है। इस स्टूल पर चावल के मंच पर एक जलता हुआ दीपक और दूध से भरा एक बर्तन रखा हुआ है। 3 विवाहित महिलाएं व्यक्तिगत रूप से मूर्ता समारोह का संचालन करती हैं। प्रत्येक महिला थाली से चावल लेती है और उसे दियों की ओर छिड़कती है और कुछ अपने कंधों पर फेंकती है। फिर वह सूर्य को नमस्कार करती है और बर्तन को थाली से उठाकर उस व्यक्ति के मुंह तक ले जाती है। वह व्यक्ति बर्तन की टोंटी से कुछ दूध पीता है और दियों को नमस्कार करता है। वह व्यक्ति महिला के पैर छूता है और वह उन्हें लंबे और सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हुए चांदी या सोने के सिक्के देती है। अतीत में मंगला विभिन्न अवसरों पर किया जाता था। उदाहरण 1 लड़कों और लड़कियों के लिए कान छेदन संस्कार। 2 यौवन संस्कार। 3 प्रथम गर्भावस्था उत्सव। 4 10 जीवित बच्चों वाली एक महिला। 5 बाग समारोह। 6 केले के पेड़ की रस्म। 7 गृह समारोह। 8 बैल समारोह। 9 अविवाहित व्यक्ति का अंतिम संस्कार। आज मंगला का अर्थ मुख्य रूप से विवाह समारोह है। बाहरी दुनिया को 2 भागों में बांटा गया है,
पवित्र और गैरपवित्र। पवित्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। सकारात्मक पवित्रता में शुभता और पवित्रता जैसी अनुष्ठानिक रूप से अनुकूल स्थितियां शामिल हैं, जबकि नकारात्मक पवित्रता अनुष्ठानिक रूप से प्रतिकूल स्थितियों जैसे अशुभता और अशुद्धता से संबंधित है। कोर्गी बोली में पोल अनुष्ठान अशुद्धता का प्रतीक है। इसके विशिष्ट रूपों में कुरुडुपोल जन्म के बाद का प्रदूषण और टिंगापोल मासिक धर्म प्रदूषण शामिल है। कुरुडुपोल मासिक धर्म के दौरान एक महिला की अशुद्धता से संबंधित है और टाइक मृत्यु प्रदूषण है, जबकि टॉमी शोक का प्रतीक है और नम्मे एक त्योहार का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे भारत में उच्च जाति के व्यक्ति आमतौर पर निचली जाति के लोगों के साथ शारीरिक रूप से निकटता से बातचीत नहीं करते हैं, मुख्यतः महत्वपूर्ण सामाजिक दूरी के कारण। उच्च जाति के व्यक्ति को कई निचली जातियों के संबंध में अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध माना जाता है। अनुष्ठानिक शुद्धता और अशुद्धता की ये अवधारणाएं विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक भेद स्थापित करती है और बनाए रखती है। ब्राह्मण अन्य सभी जातियों के संबंध में अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध हैं, जबकि अछूत अपने से ऊपर की जातियों के संबंध में अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध है। कूर्ग संस्कृति में पैतृक संपत्ति को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कूर्ग के लोगों को चलते समय सैंडल पहनने की मनाही है। संपत्ति पर सबसे पवित्र स्थान पूर्वज मंदिर और कोबरा मंच है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को नाग चबूतरे के पास जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि नाग देवता प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है। पैतृक घर में एक बाहरी इमारत होती है, जहां एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक रहती है। चौथे दिन स्नान के बाद वह अपनी सामान्य धार्मिक पवित्रता पुनः प्राप्त कर लेती है। पैतृक घर के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में अधिक पवित्र माना जाता है। केंद्रीय हॉल विशेष रूप से पवित्र है, जिसमें पश्चिमी दीवार में मिट्टी का दीपक जलाने के लिए जगह है। यह दीपक पवित्र दिशा पूर्व की ओर है और इसे नल्लाक बोलुक के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी कक्ष और रसोई घर का भी पवित्र महत्व है। ब्राह्मण पुजारी को पैतृक घर के सभी हिस्सों में प्रवेश करने की अनुमति है, जबकि पोलाया और मेडा व्यक्ति केवल घर के सामने के फुटपाथ तक ही जा सकते हैं। अनुष्ठानिक शुद्धता और अशुद्धता के विचार जाति और कुल, साथ ही गांव जैसी सामाजिक संरचना से निकटता से जुड़े हुए हैं। ये अवधारणाएं गैर संरचनात्मक स्थितियों तक भी विस्तारित हैं। प्रार्थना या पूर्वजों और देवता की पूजा के दौरान एक व्यक्ति अनुष्ठानिक शुद्धता की स्थिति में होता है। वे यह पवित्रता स्नान करके और विधिपूर्वक स्वच्छ कपड़े पहनकर प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के दौरान किसी देवता से संपर्क किया जाता है। शोक संतप्त व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की आत्मा को भोजन अर्पित करते हैं, मृत्यु संबंधी प्रदूषण की स्थिति में होने के बावजूद अनुष्ठान शुद्धता के चरम स्तर का अनुभव करते हैं। शारीरिक उत्सर्जन और अपशिष्ट को धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। एक पुरुष और एक महिला के बीच संभोग अनुष्ठान अशुद्धता और प्रदूषण का कारण बनता है। केत्रप्पा के पुजारियों को उत्सव के दौरान 21 दिनों तक संयम का पालन करना चाहिए। उन्हें बाहरी बरामदे में सोना पड़ता है, जहां महिलाएं प्रवेश नहीं करती। प्रकृति की पुकार अनुष्ठानिक प्रदूषण भी लाती है। थूक धार्मिक अशुद्धता का एक अन्य स्रोत है और व्यक्तियों को अपने दांतों को नहीं छूना चाहिए। कोर्गी संस्कृति में नाखून और बाल कतरने को अशुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि इसे घर में बिखेरने से दरिद्रता आती है। कूर्ग के लोग अपनी उंगलियों और पैर के नाखूनों को काट सकते हैं, लेकिन वे अपने बाल नहीं काट सकते। यह कार्य नाई के लिए आरक्षित है।
हालांकि नाई के संपर्क में आने से अशुद्धता होती है और पूर्व के लोग अनुष्ठान स्नान और साफ कपड़ों के माध्यम से खुद को शुद्ध करते हैं। जिस स्थान पर नाई बैठता था वह स्थान धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। शारीरिक गंदगी धार्मिक अशुद्धता से जुड़ी है। जन्म और मृत्यु दोनों का परिणाम अशुद्धता है। मृत शरीर धार्मिक रूप से अशुद्ध होता है और इसके संपर्क में आने से प्रदूषण होता है। कौवे को मृत्यु से जोड़ा जाता है और उन्हें अशुद्ध भी माना जाता है। मृत पूर्वजों की आत्माएं कुछ अवसरों पर कौवे का रूप ले सकती हैं, खासकर जब उन्हें चावल के गोले चढ़ाए जाते हैं। कौवों को संभोग करते हुए देखना एक अपशकुन के रूप में देखा जाता है, जो आसन्न मृत्यु का संकेत देता है। किसी पर मलमूत्र गिराने वाले कौवों को शुद्धिकरण अनुष्ठान के रूप में 1000 बार खुद को टैंक में डुबाना पड़ता है। बुरी पवित्रता की अवधारणा केवल प्रदूषण या धार्मिक अशुद्धता से कहीं अधिक व्यापक है। यहाँ धार्मिक अशुद्धता की विभिन्न डिग्री दी गई है। प्रसव के परिणामस्वरूप हल्का प्रदूषण होता है। ओक्का समुदाय के सदस्य 7 या 12 दिनों के बाद 60वें दिन पूर्ण शुद्धिकरण के साथ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। इस दौरान वे मंदिरों में जाने से बचते हैं। टिकेया मृत्यु प्रदूषण अशुद्धता का एक गंभीर रूप है, जबकि पुरुरु पोल इसके हल्के संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। मैडी और पोल आदर्श से भिन्न है। धोबी कपड़े लेता है और उन्हें वापस लाता है मदिवाला। अनुष्ठानिक अशुद्धता एक विशिष्ट अनुष्ठानिक अवस्था और अनुष्ठानिक पवित्रता एक पदानुक्रम बनाते हैं। सामान्य अनुष्ठान स्थिति अशुद्धता के हल्के रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 8.7 हिंदू धर्म के पहलू। हिंदू धर्म की नींव जाति व्यवस्था में निहित है। यह प्रणाली जातियों को पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करती है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे अछूत होते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास इसे संस्कृत और गैर संस्कृत रीतिरिवाजों और मान्यताओं का मिश्रण मानते हैं। संस्कृत और गैर संस्कृत दोनों तरह के रीतिरिवाजों का पालन करने वाली जातियों का पाया जाना आम बात है, और यह एक जाति से दूसरी जाति और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। इस संदर्भ में यह समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, जाति के पूर्वजों और ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म का अपना एक गहन दर्शन है। यह अपने उपनिषदों, वेदांत और भक्ति विद्यालयों के रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। जाति व्यवस्था इतनी प्रभावशाली रही है कि कुछ सुधारवादी संप्रदाय भी जैन और लिंगायत जैसी जातियों में विकसित हो गए हैं। फिर भी कुछ निचली जाति के समूहों ने संस्कृत संस्कारों को शामिल करके जाति पदानुक्रम में अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार किया है। इसका एक उदाहरण कूर्ग है। यह भी सच है कि रीतिरिवाज और मान्यताएं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से विकसित हुई है। ये परिवर्तन हिंदू धर्म के दायरे के भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जा सकते हैं। 8.2 हिंदू धर्म को समझना। सांस्कृतिक हिंदू धर्म को 2 पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है, बौद्धिक और सामान्य। बौद्धिक हिंदू धर्म में उपनिषद, गीता, दार्शनिक प्रणालियां और रामायण और महाभारत जैसे महान साहित्यिक कार्य शामिल है। सामान्य हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म में कई त्योहार, अनुष्ठान, व्रत, तीर्थयात्रा, मंदिर और संतों की शिक्षाएं शामिल है। विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए हिंदू धर्म को 1. अखिल भारतीय हिंदू धर्म, 2. प्रायद्वीपीय हिंदू धर्म, 3. क्षेत्रीय हिंदू धर्म और 4. स्थानीय हिंदू धर्म में वर्गीकृत किया जा सकता है। रीतिरिवाजों और संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक हिंदू धर्म पूरे भारत में मौजूद है
और ब्राह्मण पूरे देश में समान प्रथाओं को साझा करते हैं। कुछ अनुष्ठान और सांस्कृतिक तत्व दक्षिण भारत के लिए अद्वितीय है, जैसे कावेरी मिथक। क्षेत्रीय हिंदू धर्म मालाबार, दक्षिण केनरा और कूर्ग जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाओं को संदर्भित करता है। कूर्ग प्रॉपर, कूर्ग के उत्तर में एक छोटा सा क्षेत्र, स्थानीय हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय हिंदू धर्म की विशेषता इसकी व्यापक उपस्थिति और ब्राह्मणों के बीच एकता है। अखिल भारतीय हिंदू धर्म दो तरीकों से फैलता है, एक संस्कृत देवताओं के विस्तार के माध्यम से और दो अनुष्ठानों और मान्यताओं के अधिक संस्कृतिकरण के माध्यम से। जब सांस्कृतिक देवता फैलते हैं तो वे पूरे भारत में यात्रा करते हुए विभिन्न रूप धारण करते हैं। व्यापक संस्कृतिकरण के मामले में स्थानीय देवता सांस्कृतिक लेबल अपनाते हैं, जैसे कि वैदिक देवता क्षेत्रपाल कूर्ग में केत्सपा बन गए। अखिल भारतीय हिंदू धर्म स्थानीय तत्वों को आसानी से शामिल करता है। उदाहरण के लिए कावेरी मिथक पाप और पुण्य के विचारों को जोड़ता है। गंगा मिथक कावेरी मिथक के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। कूर्ग लोक कथाओं के अनुसार परशुराम ने मालाबार तट का निर्माण किया था। मालाबार अपने अप्रत्याशित व्यवहार और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। कूर्ग के लोक गीत हमें बताते हैं कि मालाबार से देवता आश्रय की तलाश में कूर्ग में चले गए। कुछ महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल है अचेहैया विष्णु का एक रूप, भगवती का एक रूप माना जाता है। अच्चैया कूर्ग के लिए लक्ष्मी का समकक्ष, जिसे मडावा की पत्नी माना जाता है। मडवा शिव का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक नद क्षेत्र में एक मंदिर के साथ। पोवेदी भगवती, पार्वती, प्रत्येक गांव में एक मंदिर होना। कनीमटप्पा, तिरचनबारप्पा, बेंड्रुकेलप्पा, पन्नंगलम एफ पोलेया निचली जाति द्वारा कार्तंडोक्का के रूप में पूजा की जाती है। लग्गुट्टापा कूर्ग में सुल्लामन्या के नाम से जाना जाता है। पल्लुरापा कूर्ग द्वारा विष्णु माना जाता है। तिरंदली पेम्मया महामारी और मनुष्यों से होने वाले नुकसान से बचाव। कूर्ग संस्कृति में विवाह को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एक विवाहित पुरुष एक कुंवारे व्यक्ति की तुलना में उच्च सामाजिक स्थिति रखता है और एक विवाहित महिला और पुनर्विवाह करने वाली विधवा के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण और कूर्ग विधवापन के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। जिस महिला के सभी 10 बच्चे जीवित हो उसे विशेष सम्मान मिलता है। शस्त्र महोत्सव मैदानी मौसम के अंत का प्रतीक है। शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिषी ही दिन और समय निर्धारित करते हैं। ओक्का वंश का मुखिया पैतृक भवन से हथियार कूर्गों को सौंपता है और उन्हें चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने, दोस्तों के प्रति वफादार रहने, राजा की आज्ञा मानने और भगवान को न भूलने का निर्देश देता है। वह अपनी बंदूक से जंगल की ओर गोली चलाता है। ओक्का का मुखिया कुत्तों के एक झुंड के लिए जिम्मेदार है, जिसे वह नियमित रूप से खाना खिलाता है। गांव के हरे भरे मैदान में प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें निशाना लगाना, केले के 3 करीब से लगे तने को तलवार से काटना, ऊंची कूद और पत्थर फेंकना शामिल है। सभी वयस्क पुरुषों को सामूहिक शिकार में भाग लेना चाहिए, जो शस्त्र महोत्सव के बाद होता है। कूर्गवासियों का मानना है कि विष्णु और शिव के पुत्र औजप्पा रात में कुत्तों के झुंड के साथ जंगलों में घूमते हैं। कूर्ग जंगल के मंदिरों में कुत्तों और घोड़ों की मिट्टी की तस्वीरें चढ़ाते हैं। कूर्ग संस्कृति के भौतिक पहलू की ऐतिहासिक उपस्थिति है। पिछले युद्ध में लगभग 1300 कूर्ग सैनिकों के रूप में भर्ती हुए थे। गौरतलब है कि भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा
कूर्ग के निवासी थे। निष्कर्ष: कूर्ग में लोग अपनी मान्यताओं, रीति रिवाजों और मिथकों से गहराई से जुड़ी जीवन शैली को पसंद करते हैं। कूर्ग मुख्य रूप से एक कृषि क्षेत्र है और कूर्ग समुदाय की आजीविका भूमि से गहराई से जुड़ी हुई है। कॉफी की शुरुआत लगभग 1 सदी पहले हुई थी, लेकिन उससे पहले कूर्ग ने मई से जनवरी तक चावल की खेती पर ध्यान केंद्रित किया था। पहली बार खेतों की जुताई करने का सही समय मई था और फसल जनवरी में काटी जाती थी। फसल कटने के बाद लोग अपने ग्राम देवताओं का उत्सव मनाते थे। इस अवधि ने कुछ व्यक्तियों को अतिरिक्त चावल बेचने के लिए मालाबार की यात्रा करने के लिए भी प्रेरित किया। इसलिए कूर्ग समुदाय की सामाजिक गतिविधियां चावल की खेती और मालाबार में अधिशेष चावल बेचने के इर्दगिर्द घूमती थी। चावल के खेतों को पवित्र और पैतृक संपत्ति का अभिन्न अंग माना जाता है। लोगों को अपने सैंडल के साथ उन पर चलने या सैंडल पहनकर पैतृक मंदिरों या मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। चावल की खेती के प्रत्येक चरण को एक विशिष्ट अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया जाता है। पैतृक चावल के खेत के मुख्य भूखंड की जुताई सुल्लामन्या मंदिर के ब्राह्मण पुजारी द्वारा निर्धारित दिन पर की जाती है। इसके बाद नए साल के दिन नियमित रूप से जुताई की जाती है। चावल की खेती के चरणों में जुताई, बुआई, नए पौधों की रोपाई, कटाई, फसल को अन्न भंडार में भंडारण करना और फिर कावेरी त्योहार मनाना शामिल है। इस त्योहार का एक हिस्सा, जिसे बोटू कहा जाता है, का उद्देश्य संपत्ति पर बढ़ती फसल और जंगलों की रक्षा करना है। उत्तरी कूर्ग का एक और महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां धान के ढेरों को अनुष्ठानिक रूप से काटा जाता है। यह त्योहार 9 से 10 दिनों तक चलता है, जिसमें 7 दिनों तक गायन, नृत्य और खेल होते हैं, जिसमें भेड़ काटने तक का समय होता है। शीफ कटिंग के बाद घरेलू दावतें, नृत्य, खेल, सामूहिक शिकार और गाव या नाद के लिए रात्रिभोज होते हैं। त्योहार के दिन लोग विभिन्न पौधों और लताओं से पत्तियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें फसल की टोकरी में एक डिशलैम्प के पास रखते हैं। एक नए बांस के बर्तन में दूध, शहद और ग्ली डाला जाता है और उसमें एक नया हंसिया रखा जाता है। शीफ कटर बांस के बर्तन को खेत में ले जाता है, उसके पीछे अन्य लोग भी आते हैं। वे चावल के पौधे की पूजा करते हैं। पोली पोली देवा, हे भगवान, बढ़ाओ बढ़ाओ चिल्लाते हैं और बंदूक से गोली चलाते हैं। फूल काटने वाला घर लौटता है, जहां उसके पैर धोए जाते हैं और उसे पीने के लिए दूध दिया जाता है। फसल उत्सव के ये अनुष्ठान कूर्ग के लिए चावल के महान मूल्य पर जोर देते हैं। नए साल के दिन जुताई की गई मिट्टी का एक टुकड़ा घर लाया जाता है और अन्न भंडार में जमा किया जाता है। जब बाली में धान देखते हैं तो कोई कहता है, बाली में धान देखा, हे अन्न भंडार, बम्पर फसल होने वाली है। इन अनुष्ठानों में अखाय पात्र शामिल है, जो वृद्धि का रहस्यमय पात्र है।